मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, जिसके बारे में कल हमने प्रयोग किया था, या हम ये कहें कि आनुवांशिक पदार्थ की जब खोज की बात होती है तो सबसे पहले ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग आता है। और ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग उससे यह डिसीजन निकलता है कि एक ऐसा कोई पदार्थ है जो आर प्रभेद वाले बैक्टीरिया है उसको एस प्रभेद में बदलने का कार्य करता है। ये ग्रिफिथ का जो रूपांतरण प्रयोग है उसमें से ये बात निकल के आई। उसके बाद में इस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति क्या है, मतलब यह जो पदार्थ आर प्रभेद को एस बदलता है, यह पदार्थ कौन सा है? आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? यह बताने के लिए तीन वैज्ञानिक एबेरी, मैककार्टी और मैक्लिओड, इन तीनों ने मिलकर एक प्रयोग किया और उन्होंने ये बताया कि जो आनुवांशिक पदार्थ है या जो आर प्रभेद को एस प्रभेद में बदलने वाला जो पदार्थ है वो क्या है? डीएनए। अब देखिए, विज्ञान एक अजीब विषय है। यहां किसी ने बता दिया कि ऐसा है, वो ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, या हम ये कहें कि उसका सत्यापन जरूरी होता है, मतलब प्रैक्टिकली प्रूफ होना जरूरी है। अपन ऐसे अंधविश्वास की बात करते हैं, अंधविश्वास किसने कह दिया हाँ ये ऐसा होता है तो पीछे से भी हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कोई वैज्ञानिक कोई चीज बताते हैं तो उसका उनके पास में वैज्ञानिक प्रूफ होना चाहिए, प्रैक्टिकली प्रूफ होना चाहिए कि आप जो कह रहे हो वो सत्य है, या आप जो बता रहे हैं उसका आपके पास में क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है, वो भी साथ में देना पड़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। हालांकि उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल तौर पे किया, उन्होंने प्रोटीन का पाचन किया, उन्होंने डीएनए का पाचन किया, उन्होंने आरएनए का पाचन किया, ये सब चीजें करके वो इस डिसीजन पर पहुंचे थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी जो जीव विज्ञानी है वो इससे सहमत नहीं थे कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। लंबे समय तक इसके ऊपर बहस चली, लेकिन अंत में ये जो वैज्ञानिक है अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, ये क्या करते हैं, प्रैक्टिकली या प्रयोगशाला के अंदर इस चीज को प्रमाणित करते हैं कि हाँ आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। तो उसके बाद में कहीं जाकर ये चीज निकल के आती है कि आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए ही होता है। इस तरह से यदि हम विज्ञान की बात करते हैं, यदि हम जीव विज्ञान की बात करते हैं, तो यहाँ कोई वो बात नहीं है कि एक व्यक्ति ने बोल दिया सभी पीछे यस कर देंगे, ऐसा उसमें बिल्कुल नहीं है। तो उसी का एक उदाहरण है हमारे सामने, प्रैक्टिकली उदाहरण है, प्रैक्टिकली प्रूफ करने का प्रयास किया। तो देखिए, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, इसका प्रायोगिक सत्यापन, प्रैक्टिकली प्रूफ। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1952 के अंदर 1952 के अंदर प्रयोग किए। अब प्रयोग किसके ऊपर किए? जीवाणुभोजी पर किए। जीवाणुभोजी को अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरियोफेज। मार्था चेस और अल्फ्रेड हर्शे, इन्होंने 1952 के अंदर बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी के ऊपर प्रयोग कर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या होता है? डीएनए ही होता है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम जीवाणुभोजी की बात करते हैं तो जीवाणुभोजी जीवाणु नहीं होता, ये याद रखना है। जीवाणुभोजी जीवाणु नहीं होता है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो जीवाणुभोजी क्या होता है? जीवाणुभोजी एक प्रकार का क्या है? वायरस है। जीवाणुभोजी है वो विषाणु होता है या वायरस होता है। अब जीवाणुभोजी क्यों कहते हैं? जीवाणुभोजी इसलिए कहते हैं कि यह जो वायरस है यह भोजन के रूप में जीवाणुओं का उपयोग करता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं को इन्फेक्टेड करते हैं। तो इस तरह से ऐसे जो वायरस होते हैं इनको बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी कहा जाता है। देखिए, ये विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज के ऊपर अपना प्रयोग किया। अब देखिए, जीवाणुभोजी सबसे पहले जीवाणु से चिपकते हैं, जीवाणु से चिपकेंगे, चिपकने के बाद जो जीवाणुभोजी है, जो वायरस है, वो अपना डीएनए या अपना जो आनुवांशिक पदार्थ है वो जीवाणु कोशिका के अंदर डालते हैं। सर्वप्रथम का काम है वो अपना आनुवांशिक पदार्थ है वो उस जीवाणु कोशिका के अंदर भेजते हैं। और ये जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु इस आनुवांशिक पदार्थ को खुद का आनुवांशिक पदार्थ समझ लेते हैं। जीवाणु क्या करेंगे, ये जो बाहर से आनुवांशिक पदार्थ आया है इसको भी ये अपना आनुवांशिक पदार्थ समझते हैं।
अब अपना अनुवांशिक पदार्थ समझेंगे तो डीएनए हो आरएनए हो अनुवांशिक पदार्थ है तो वहां पर क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, डीएनए की और प्रति तैयार होगी, डीएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा। अब जितने डीएनए बनेंगे या जितने आरएनए बनेंगे उससे अन्य विषाणुओं का निर्माण होता है। मतलब जितने भी जो अनुवांशिक पदार्थ है उसकी जितनी कॉपी बनेगी उसमें उतने विषाणुओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इस तरह से हर्शे और चेस इन्होंने ये पता लगाया कि संक्रमण के दौरान जो पदार्थ जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है या संक्रमण के दौरान वह पदार्थ जो जीवाणु कोशिका में ट्रांसफर होता है वह पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन। इसका इन्होंने प्रैक्टिकल प्रूफ करने का प्रयास किया। किसने किया? ये अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस। कब किया? 1952 के अंदर। प्रयोग किसके ऊपर किए? बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी के ऊपर प्रयोग किए। अब देखिए अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस इन्होंने क्या किया, जीवाणुभोजी या जो बैक्टीरियोफेज है इनको दो अलग अलग संवर्धन माध्यम पर संवर्धित किया। जैसे देखो ये बैक्टीरियोफेज इसमें ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। अब जीवाणुभोजी की बात करते हैं, बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो इसमें देखिए ये ऊपर का हेड भाग होता है, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है इसको कैप्सूल कहा जाता है और कैप्सूल है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अंदर जो ये भाग है इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। यह जो अनुवांशिक पदार्थ होता है ये बीच में इसका ग्रीवा भाग है और ये जो भाग है इससे यह जीवाणु से वो जुड़ता है या उससे चिपकता है। इस तरह से ये 2 जीवाणुभोजी हो गए। अब इन्होंने क्या किया, इन वैज्ञानिकों ने इस बैक्टीरियोफेज का संवर्धन है वो सल्फर रेडियो एक्टिव या विकिरण सक्रिय सल्फर 35 पर इसका संवर्धन किया। इस बैक्टीरियोफेज का संवर्धन है वो विकिरण सक्रिय सल्फर 35 की उपस्थिति में किया और इस बैक्टीरियोफेज का जो इन्होंने संवर्धन है वो विकिरण सक्रिय फास्फोरस 32 की उपस्थिति में किया। मतलब ये तो था इसमें विकिरण सक्रिय फास्फोरस और इसमें विकिरण सक्रिय क्या था, सल्फर। लंबे समय तक इसके साथ में जब इनका संवर्धन किया गया तो ये जो सल्फर था ये इस बैक्टीरियोफेज के अंदर प्रवेश कर गया। इसमें ये जो फास्फोरस था ये भी इस बैक्टीरियोफेज के अंदर प्रवेश कर गया। इस तरह से जब प्रवेश कर गया तो विकिरण सक्रिय जो सल्फर था वो किस में गया, वो इसमें प्रोटीन वाले भाग में, ये जो कैप्सूल है जो प्रोटीन निर्मित है इसमें गया या फिर डीएनए के अंदर गया। तो ये जो रेडियो सक्रिय सल्फर है ये डीएनए में तो नहीं पाया जाता, डीएनए में तो क्या होता है, फास्फोरस होता है। इसलिए यह जो विकिरण सक्रिय सल्फर 35 है ये कैप्सूल के अंदर चला गया या उसमें समाहित हो गया। इसमें तो समाहित हो गया, विकिरण सक्रिय डीएनए के अंदर नहीं था। जो विकिरण सक्रिय सल्फर 35 है ये किसमें पाया जाएगा, ये इस कैप्सूल के अंदर पाया जाएगा। तो कैप्सूल जिसमें विकिरण सक्रिय सल्फर 35 था या मिला और विकिरण सक्रिय डीएनए नहीं मिला। अब यहां पर देखो विकिरण सक्रिय फास्फोरस पर इसको संवर्धित किया गया तो ये फास्फोरस इसके अंदर चला गया, इसके अंदर समाहित हो गया। तो फास्फोरस किस में समाहित होगा, प्रोटीन में होगा या डीएनए में होगा। तो फास्फोरस किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। तो ऐसा जो बैक्टीरियोफेज है उसके डीएनए के अंदर विकिरण सक्रिय फास्फोरस 32 था, जबकि इसके अंदर जो प्रोटीन है उसमें विकिरण सक्रिय पदार्थ नहीं था या विकिरण सक्रिय जो फास्फोरस है उसमें प्रोटीन में नहीं थी, किसमें थी, डीएनए के अंदर थी। इस तरह से ये दोनों जो जीवाणुभोजी है इनका संवर्धन किया। संवर्धन करने के बाद में इन बैक्टीरियोफेज को जीवाणु के ऊपर संक्रमित जीवाणु का संक्रमण करवाया जाता है। इस बैक्टीरियोफेज के द्वारा उस जीवाणु का क्या करवाया जाता है, संक्रमण करवाया जाता है। जब ये संक्रमण करवाया गया तो संक्रमण जैसे जब विषाणु जीवाणु को संक्रमित करता है तो उसमें 3 पद होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले संक्रमण करेगा, उसके बाद में अनावरण। अनावरण का मतलब जैसे ये जीवाणु कोशिका है बैक्टीरियोफेज के ऊपर चिपक गया, जैसे देखो यहाँ पर ये चिपक गया, इसको हम कहते हैं संक्रमण। इसके बाद अनावरण का मतलब है चिपकने के बाद इसने आनुवंशिक पदार्थ जो है वो बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, उसके बाद में ये वहां से हट जाता है। और अपकेंद्रण का मतलब है जीवाणु कोशिका और जो विषाणु है जो बैक्टीरियोफेज है इनको अलग करना। अपकेंद्रण का मतलब अलग करना, अलग अलग हमें प्राप्त करना। ये 3 स्टेज है, 3 जो पद है वो होते हैं। एक
बैक्टीरियोफेज जीवाणु को संक्रमित करता है उसके। तो उसके 3 पद हैं, संक्रमण, अनावरण और अपकेंद्र। तो इस तरह से अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस इन्होंने है वो 2 प्रकार के बैक्टीरियोफेजों का समर्थन किया और अलग अलग बैक्टीरिया को संक्रमित करवाया। देखिए इस प्रकार अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस इन्होंने जो प्रयोग किए, ये जो बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी है, ये जो जीवाणुभोजी है, इस जीवाणुभोजी ने जिस जीवाणु को संक्रमित किया वो, और इस जीवाणुभोजी ने जिस जीवाणु को संक्रमित किया वो, हमने जीवाणु को संक्रमित किया, उस जीवाणु को भी चेक किया, और संक्रमण के बाद में जो ये विषाणु है, इसका जो खोल है, इसका जो कैप्सूल है, इसको भी हमने चेक किया। तो देखिए ये जो विषाणु है, ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसने जिस जीवाणु को संक्रमित किया उस बैक्टीरियोफेज के अंदर विकिरण सक्रिय क्या था? सल्फर था। विकिरण सक्रिय सल्फर 35 था। अब इसमें जो संक्रमित जीवाणु है, मतलब इसने जिसको संक्रमित किया वो जो संक्रमित जीवाणु है उसके अंदर विकिरण सक्रिय डीएनए नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि इस जीवाणु को विकिरण सक्रिय सल्फर 35 के साथ संवर्धित किया, तो ये विकिरण सक्रिय सल्फर 35 किसमें समाहित हुआ? ये है वो जीवाणुभोजी का जो कैप्सूल था उसमें ये समाहित हुआ था। जब बाहर इस जीवाणु से बाहर जो बैक्टीरियोफेज था उसके कैप्सूल को चेक किया गया तो उसके अंदर विकिरण सक्रिय सल्फर 35 था। इसका मतलब जो जीवाणु के अंदर स्थानांतरित पदार्थ होता है वो सल्फर 35 नहीं था, क्योंकि ये जो सल्फर 35 है ये इसका जो बाहर वाला कवच है इसके अंदर समाहित होता है, और बाहर वाला जो कवच होता है वो जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करता। नेक्स्ट दूसरा, ये जो बैक्टीरियोफेज है इसमें विकिरण सक्रिय फास्फोरस 32 अवेलेबल है। अब ये इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है उसके अंदर फास्फोरस 32 है या विकिरण सक्रिय फास्फोरस है, जबकि इसके बाहर जो खोल है, इसका जो कैप्सूल है उसके अंदर विकिरण सक्रिय फास्फोरस नहीं है। अब इस बैक्टीरियोफेज ने जिस जीवाणु को संक्रमित किया उसके अंदर जो डीएनए है वो विकिरण सक्रिय था, और उसका जो खोल था वो विकिरण सक्रिय नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया के अंदर जो स्थानांतरित हुआ है पदार्थ वो क्या है? ये डीएनए, क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर विकिरण सक्रिय डीएनए पाया जाता है। तो इस प्रकार जीवाणुभोजी द्वारा जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित पदार्थ डीएनए था। इस प्रकार स्थानांतरित आनुवंशिक जो पदार्थ है वो डीएनए ही होता है। ये अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस इन वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला के अंदर बैक्टीरियोफेज के ऊपर, वायरस के ऊपर प्रयोग करके यह सत्यापित कर दिया कि जो पदार्थ स्थानांतरित होता है, जो पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, वह पदार्थ प्रोटीन नहीं होकर क्या होता है? डीएनए होता है। तो इस प्रकार आज की इस प्रयोग के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर हमने हर्शे और चेस इनका जो 1952 का जो प्रयोग है, जो आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है या डीएनए है इसकी पुष्टि करता है, उसको हमने अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।